22.1 परिचय। वैश्वीकरण, जो दुनिया के हर हिस्से को प्रभावित करता है, आज की दुनिया में एक वास्तविकता है। लोगों, सेवाओं और धन की आवाजाही वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज प्रवासन की प्रवृत्ति अतीत की तुलना में भिन्न है, जो अंतर्राष्ट्रीयवाद की अवधारणा को जन्म देती है। इसमें सीमाओं के पार संस्कृति, धन और लोगों का आदान प्रदान शामिल है। वैश्वीकरण के कारण देशों की तरह राष्ट्रीय सीमाएं भी कुछ हद तक लचीली हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न समूहों के लिए पहचान का निर्माण विविध है। ऐसे समुदायों का एक उदाहरण भारतीय प्रवासी है, जो वैश्वीकरण प्रक्रिया का हिस्सा है। इस अध्याय में हम वैश्वीकरण के दूरगामी प्रभाव से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से एक से अधिक स्थानों पर मौजूद समुदायों के लिए नई पहचान के उद्भव पर। वैचारिक स्पष्टीकरण। इस चर्चा में विभिन्न अवधारणाएं शामिल हैं, जैसे वैश्वीकरण, प्रवासी, अंतर्राष्ट्रीयवाद और पहचान निर्माण। इन शब्दों का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है, बल्कि इन्हें अन्य संबंधित अवधारणाओं के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। एल्ब्रो ने वैश्वीकरण को ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है, जिसके माध्यम से दुनिया भर के लोग एक ही वैश्विक समाज का हिस्सा बन जाते हैं। इनमें से अधिकांश प्रक्रियाओं के कई पहलू होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में वैश्वीकरण का अर्थ है पूंजी का प्रसार और पूंजीवादी बाजार संबंधों का विस्तार। आर्थिक प्रक्रियाओं ने वैश्वीकरण की घटना की शुरुआत की। सांस्कृतिक क्षेत्रों और राजनीतिक सीमाओं के पार पूंजी की आवाजाही ने लचीली सीमाओं का मार्ग प्रशस्त किया। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पूंजीवादी व्यापार के पैटर्न में निहित है। दुनिया भर में असमान आर्थिक विकास ने पूंजी के प्रवाह को आकार दिया, जिससे विभिन्न कंपनियों को महत्वपूर्ण वित्तीय संचालन करने और एक साथ कई देशों में पर्याप्त उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम बनाया गया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक मोबाइल आबादी तैयार हुई, जो धन के संचलन में विशिष्ट कौशल की जरूरतों को पूरा करती थी, कार्य संबंधों, गतिविधियों और सांस्कृतिक जीवन डिजाइनों के नेटवर्क बनाती थी, जो एक ही समय में कई गंतव्यों के साथ उनके मूल स्थान को जोड़ते थे। ट्रांसनेशनलिज्म तब होता है जब आप्रवासी अपने गृह देश और अपने नए देश के बीच सामाजिक संबंध बनाते हैं। इन आप्रवासियों को प्रवासी कहा जाता है। उनका जीवन राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है और दो समाजों को एक सामाजिक नेटवर्क में मिला देता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन का विकास वैश्विक पूंजीवाद में बदलावों से निकटता से जुड़ा हुआ है और इसकी वैश्विक स्तर पर जांच की जानी चाहिए। आजकल प्रवासी किसी भी प्रवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तरह से हम प्रवासी भारतीयों को परिभाषित करते हैं, वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रभावित करता है कि प्रवासी समुदाय अपनी पहचान को कैसे देखता है और उसे मजबूत करता है। डायस्पोरा शब्द का उपयोग अपनी मातृभूमि के लिए तरस रहे समुदाय को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। शुरुआत में यह यहूदी समुदाय पर लागू होता था, जो अपनी मातृभूमि को वास्तविक क्षेत्र के बिना एक काल्पनिक स्थान मानते थे। आज यह किसी भी प्रवासी समुदाय को संदर्भित करता है, चाहे प्रवास का कारण कुछ भी हो, और उनकी विस्थापन, बेघरता और वापसी की इच्छा की भावनाएं प्रवासी भारतीय समुदायों को प्रवासी मानने के लिए एक मजबूत मामला बनाती हैं। वे साझा संस्कृति के महत्व और अपनी मातृभूमि के साथ एकता की भावना पर जोर देने के लिए भी जाने जाते हैं। भारतीय प्रवासियों की पहचान को आकार देने में संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोहेन 1997 सुझाव देते हैं कि एक प्रवासी विभिन्न देशों में जातीय पहचान की बढ़ती भावना से उत्पन्न हो सकता है, जो विशिष्टता, एक साझा इतिहास और एक सामान्य भाग्य में विश्वास द्वारा कायम है।
पहचान निर्माण की प्रक्रियाओं और प्रवासी भारतीयों के भीतर इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले अभिनेताओं को रचनावाद और उदारवाद के सैद्धांतिक ढांचे के भीतर समझा जा सकता है। भले ही वे अपने देश से बाहर रहते हैं, फिर भी उनकी पहचान की धारणा निरंतर बनी रहती है, क्योंकि वे अपनी रिश्तेदारी की पहचान को बहुत महत्व देते हैं। यह धारणा मेजबान देश की आबादी और उनके गृह देश की आबादी द्वारा भी साझा की जाती है। स्थान और व्यवसाय में परिवर्तन के बावजूद पहचान कायम है। बार्थ 1969 का तर्क है कि जातीय पहचान अनिवार्य रूप से सीमाओं का निर्माण और रखरखाव है, और पहचान निर्माण को सीमा निर्माण की एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसे स्थिति की मांगों के आधार पर लगातार पुनर्परिभाषित किया जाता है। 22.3 वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और पहचान। भारतीय प्रवासी कोई नई चीज नहीं है। यह पहले वैश्विक व्यापार मार्गों की स्थापना के बाद से ही मौजूद है। विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों का अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और भूमध्य सागर जैसे स्थानों में व्यापारियों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में धार्मिक प्रचारक होने का एक लंबा इतिहास है। उन्होंने व्यापक पारिवारिक और आर्थिक नेटवर्क बनाया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान भारतीयों का महत्वपूर्ण प्रवासन इसलिए हुआ क्योंकि औपनिवेशिक शक्तियों को दूरदराज के देशों में श्रमिकों की आवश्यकता थी। इसे ही हम पुराना प्रवासी कहते हैं। पुराने प्रवासी भारतीयों में वे भारतीय शामिल हैं जो कैरेबियन, अफ्रीका और ओशिनिया में चीनी उपनिवेशों में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करते थे। साथ ही वे लोग जो मुफ्त या भुगतान करने वाले यात्रियों के रूप में ओशिनिया और पूर्वी अफ्रीका गए थे, और कांगनी और मिस्त्री मजदूर जो स्थानों पर गए थे बर्मा, मलेशिया और सीलोन। हाल के दिनों में, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारतीयों ने विभिन्न प्रकार के पेशेवरों सहित श्रम मांगों के जवाब में पश्चिमी यूरोपीय देशों में प्रवास किया है। हालांकि इन देशों में भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के बीच अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप्रवासियों की दूसरी पीढ़ी ने अपनी पहचान बनाने के तरीके में विशिष्ट पैटर्न दिखाया है। पश्चिमी देशों में भारतीय प्रवासी दो मायनों में अद्वितीय है। पहला, यह मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है, और दूसरा, यह ज्यादातर कुशल श्रमिकों का प्रवास है। इसका इन पश्चिमी देशों में भारतीय प्रवासियों की पहचान कैसे आकार लेती है, इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस प्रवास को अक्सर भारतीय प्रवासियों की दूसरी लहर के रूप में जाना जाता है। प्रवासी भारतीयों का अध्ययन सांस्कृतिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीयवाद, उत्तरोपनिवेशवाद और बहुसंस्कृतिवाद बहस के व्यापक विषयों पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। पुराने भारतीय प्रवासी चरित्र में असंदिग्ध रूप से भारतीय बने हुए हैं, जैसा कि दुनिया भर में भारतीय किराने की दुकानों की प्रचुरता, सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता और गुरुद्वारों, मंदिरों और मस्जिदों जैसे पूजा स्थलों की बढ़ती संख्या में देखा जाता है। भारतीय प्रवासी समग्र रूप से भारतीयों के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। यदि हम इस समुदाय के भीतर चल रही चर्चाओं और दृष्टिकोणों पर ध्यान दें, विशेष रूप से युवा लेखकों और प्रकाशनों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर, तो वे भारतीय होने पर केंद्रित है। यह किसी की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित करने, पारिवारिक मूल्यों से शुरू करने और सभी भारतीय चीजों का जश्न मनाने के बारे में है। भारतीय प्रवासी एक एकल जातीय समूह नहीं है, जैसा कि कुछ लोग प्रवासी भारतीयों का वर्णन करते हैं। यह एक एकीकृत जातीय पहचान नहीं है, जो धर्म, भाषा, जाति, स्थान या क्षेत्रीय पूर्वाग्रह द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित है। पारेख 1993, वर्टोवेक 2000 और बालार्ड 2004
जैसे कुछ विद्वान भारतीय प्रवासी को परिभाषित करने, एक सामान्य सूत्र, विशिष्टता और साझा इतिहास प्रदान करने में धर्म को एक प्राथमिक कारक के रूप में देखते हैं। धर्म और संस्कृति भी सामाजिक मतभेदों और अपनेपन की भावना में भूमिका निभाते हैं। हिंदू धर्म विशेष रूप से जातीय धर्म माना जाता है, जिसकी जड़ें भारत में गहराई से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि पारेख 1993 ने तर्क दिया है। भारतीय मूल के लगभग 85% लोग और अनिवासी भारतीय हिंदू हैं। उनका भारत माता से गहरा आध्यात्मिक संबंध है, जो नियमित यात्राओं और तीर्थयात्राओं के माध्यम से नवीनीकृत होता है। यह साझा पहचान प्रवासी भारतीयों में हिंदू दक्षिणपंथी और हिंदुत्व समूहों द्वारा राजनीतिक लामबंदी के लिए एक शक्तिशाली संसाधन बन गई है। भारतीय प्रवासी एक एकल जातीय समूह नहीं है। इसके विपरीत जैसे कुछ लोग प्रवासी भारतीयों को एक एकीकृत जातीयता के रूप में वर्णित करते हैं। यह दृष्टिकोण पूरी तरह से भारतीय प्रवासियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसकी कोई एकजुट जातीय पहचान नहीं है जो धर्म, भाषा, जाति, स्थान या क्षेत्रीय प्राथमिकताओं जैसे कारकों द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। पारेख 1993, वर्टोवेक 2000 और बालार्ड 2004 जैसे कई विद्वान धर्म को एक प्रमुख तत्व के रूप में देखते हैं, जो भारतीय प्रवासी समुदाय को परिभाषित और वर्गीकृत करता है। यह सामान्य धागा है जो उन्हें बांधता है, उन्हें विशिष्ट बनाता है और एक ऐतिहासिक संबंध साझा करता है। इस संदर्भ में धर्म और संस्कृति सामाजिक मतभेदों के उपाय के रूप में कार्य करते हैं और अपनेपन की प्रतीकात्मक भावना प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म विशेष रूप से अक्सर भारत से निकटता से जुड़ा हुआ जातीय धर्म माना जाता है, जैसा कि पारेख 1993 ने तर्क दिया है। भारतीय मूल के लगभग 85% लोग और अनिवासी भारतीय हिंदू हैं। उनके लिए भारत माता की अवधारणा गहरा आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक और भावनात्मक महत्व रखती है, जिसे वे नियमित यात्राओं और तीर्थयात्राओं के माध्यम से नवीनीकृत करते हैं। यह साझा पहचान इतनी मजबूत है कि यह प्रवासी भारतीयों के भीतर हिंदू अधिकार और हिंदुत्व ताकतों द्वारा संचालित राजनीतिक लामबंदी का एक संसाधन भी बन गई है। यह श्रेणी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, संपूर्ण नहीं है जो सभी धर्मों और संस्कृतियों को कवर करती है। यह कुछ छोटी विश्वास प्रणालियों को छोड़ देता है जिनके प्रवासी समुदाय के भीतर कई अनुयायी हैं। यूरोप में जब धर्म की बात आती है तो भारतीय प्रवासी विभाजित हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम, पारसी धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म जैसे अन्य धर्म भी हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी सभाएं हैं। हालांकि वे सभी अभी भी खुद को भारतीय मानते हैं। उदाहरण के लिए एक उपसमूह है जिसे भारतीय मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। भारतीय समाज में एक बड़ी विशेषता जाति समूहों की उपस्थिति है। यह भारतीय प्रवासियों के भीतर पहचान के प्रतीक के रूप में उपयोग की जाने वाली एक और श्रेणी है। यह विविधता, स्थानीयता और अंतर का प्रतीक है। यह वह जगह है जहां आपको कहानियां, संघर्ष और विभिन्न जाति समुदायों के बीच अपनेपन की भावना से गहराई से जुड़े संबंध मिलते हैं। कभी-कभी इसे नए नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से बनाए रखा जाता है, जैसा कि पटेल 2000 उल्लेख करते हैं और सिंह उद्धृत करते हैं। जबकि कुछ मामलों में पहचान को आकार देने में जाति का महत्व कम हो गया है, यूरोप में पुराने भारतीय निवासियों के बीच यह इस बात का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि वे खुद को कैसे पहचानते हैं। यह विभिन्न समुदायों द्वारा साझा किए गए सामाजिक और सांस्कृतिक संसाधनों से भी जुड़ता है,
जिससे उन्हें समृद्ध होने और विकास के वर्तमान स्तर तक पहुंचने में मदद मिलती है। युवा पीढ़ी जो मेजबान देशों में पली-बढ़ी है और उन देशों को अपने घर के रूप में देखती है, जाति के प्रति एक अलग दृष्टिकोण रखती है। तीसरा, भाषा या वह क्षेत्र जहां से वे आते हैं। यूरोप में भारतीय प्रवासी अपनी पहचान को चिन्हित करने का एक और तरीका है। क्षेत्रीय पहचान मजबूत हुई है, जिसमें एक समान भाषा प्रमुख कड़ी है। भाषा और क्षेत्र के बीच यह संबंध तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और गुजराती संघों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों में स्पष्ट है। इन समुदायों में अलग-अलग धर्म और जातियां हो सकती हैं, लेकिन उनकी भाषा और क्षेत्रीय मूल एक ही है। यह इन समुदायों के नेटवर्क में सबसे अधिक स्पष्ट है, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह वह जगह है जहां मौखिक परंपराएं परिवारों के भीतर पारित की जाती है। इसलिए भाषाई समृद्धता संस्कृति के कई पहलुओं को वहन करती है, जो उनकी पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे द्वारा चर्चा किए गए सभी कारकों और कदमों को ध्यान में रखते हुए मुख्य बात जो भारतीय प्रवासियों को परिभाषित करती है, वह यह है कि वे सामूहिक रूप से भारत की कल्पना कैसे करते हैं। इसमें भावनाएं, संबंध, परंपराएं, भावनाएं और बंधन शामिल हैं, जो अपने देश के प्रवासियों की पीढ़ियों के बीच एक मजबूत मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय आकर्षण पैदा करते रहते हैं। यह समझने के लिए कि समय के साथ भारतीय प्रवासियों की पहचान कैसे बदल रही है, हमें कुछ पहलुओं की जांच करने की आवश्यकता है। ये पहलू हमें संघर्षों, कुछ लोगों को छोड़ देने के कृत्यों, उपलब्धियों की यादों में अंतराल और उन चीजों के बारे में जानबूझकर चुप्पी को देखने में मदद करेंगे जिन्हें कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। चिंतन और क्रिया 22.1 अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से आप क्या समझते हैं? शीर्षक: अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को समझना। परिचय: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक ऐसी अवधारणा है जिसने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण महत्व प्राप्त किया है, जो हमारी वैश्वीकृत दुनिया की उभरती गतिशीलता को दर्शाता है। वे रिश्तों, पहचानों और संपर्कों के एक जटिल जाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। इन समुदायों की विशेषता भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दूरियों को पाटने की उनकी क्षमता है, जो अक्सर मातृभूमि और मेजबान देश के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। इस प्रतिबिंब और कार्रवाई निबंध में मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के अर्थ और महत्व, व्यक्तियों और समाजों पर उनके प्रभाव का पता लगाऊंगा और कैसे वे हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया के बदलते परिदृश्य का उदाहरण देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को परिभाषित करना। एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार सक्रिय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखते हैं। एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान में निहित पारंपरिक समुदायों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लोगों, विचारों और संसाधनों की आवाजाही से आकार लेते हैं। ये समुदाय किसी एक राष्ट्रीयता या जातीयता तक सीमित नहीं है और अक्सर इनमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं जो समान रुचियां, पृष्ठभूमि या अनुभव साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के प्रमुख तत्व। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके प्रमुख तत्वों की जांच करना आवश्यक है। भौगोलिक फैलाव। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अक्सर कई देशों में फैले हुए हैं। इन समुदायों के सदस्य अपने मूल देश या दुनिया भर के अन्य समुदायों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए एक देश में रह सकते हैं। सांस्कृतिक निरंतरता। सांस्कृतिक पहचान अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सदस्य विदेशी परिवेश में रहते हुए भी भाषा,
परंपराओं और मूल्यों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं। सामाजिक नेटवर्क। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दुनिया भर में फैले मजबूत सामाजिक नेटवर्क पर भरोसा करते हैं। ये नेटवर्क सदस्यों के बीच संचार, संसाधन साझाकरण और भावनात्मक समर्थन की सुविधा प्रदान करते हैं। आर्थिक सहभागिता। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के भीतर आर्थिक संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। प्रेषण, निवेश और व्यापार सामान्य गतिविधियां हैं जो मातृभूमि और मेजबान देशों दोनों की आर्थिक भलाई में योगदान करती है। साझा अनुभव। सदस्य अक्सर प्रवासन, विस्थापन या विदेशी भूमि में रहने की चुनौतियों से संबंधित सामान्य अनुभव साझा करते हैं। ये साझा अनुभव अपनेपन और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का महत्व। आज की वैश्वीकृत दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कई कारणों से अत्यधिक महत्व रखते हैं। सांस्कृतिक विविधता और संरक्षण। वे विविध सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण और साझाकरण में योगदान देते हैं। यह विविधता मेजबान और मातृभूमि दोनों देशों की सांस्कृतिक छवि को समृद्ध करती है। आर्थिक प्रभाव। इन समुदायों का पर्याप्त आर्थिक प्रभाव होता है। सदस्यों द्वारा अपने गृह देशों को भेजा गया धन अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक सामंजस्य। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने सदस्यों के बीच सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अपनेपन की भावना और सहायता व्यक्तियों को विदेशी वातावरण में रहने की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य। कई देशों के साथ संबंध बनाए रखने से अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सदस्यों के पास अक्सर व्यापक, अधिक वैश्विक परिप्रेक्ष्य होता है। इससे अंतरसांस्कृतिक समझ और सहयोग में वृद्धि हो सकती है। नीति पर प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मेजबान और मातृभूमि दोनों देशों में नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। वे अपने सदस्यों के अधिकारों और हितों की वकालत करते हैं, जिससे आप्रवासन, श्रम और सांस्कृतिक नीतियों में बदलाव आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां। अपने कई फायदों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। पहचान संघर्ष। सदस्य अपनी पहचान से संबंधित मुद्दों से जूझ सकते हैं। अपनी सांस्कृतिक जड़ों को अपने नए परिवेश के साथ समेटने की कोशिश कर सकते हैं। इससे विस्थापन की भावना या किसी भी स्थान पर पूरी तरह से अपना न होने की भावना पैदा हो सकती है। कानूनी और राजनीतिक बाधाएं। आप्रवासन नीतियां, वीजा और नागरिकता आवश्यकताएं अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सदस्यों के लिए बाधाएं पैदा कर सकती हैं, जिससे उनके घरेलू देशों के साथ संबंध बनाए रखने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। सामाजिक अलगाव। अंतर्राष्ट्रीय जीवनशैली कुछ लोगों के लिए अलग-थलग हो सकती है, क्योंकि इसमें अक्सर परिवार और दोस्तों से शारीरिक दूरी शामिल होती है। इससे अकेलेपन और घर की याद आने की भावना पैदा हो सकती है। आर्थिक भेद्यता। प्रेषण और मातृभूमि के साथ आर्थिक संबंधों पर निर्भरता सदस्यों को आर्थिक मंदी या उनके घरेलू देशों के राजनीतिक माहौल में बदलाव के प्रति संवेदनशील बना सकती है। निष्कर्ष। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी दुनिया पर वैश्वीकरण के गहरे प्रभाव का प्रमाण है। वे समाजों के अंतर्संबंध, मानवीय अनुभव की विविधता और सांस्कृतिक पहचान के स्थायी महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के महत्व को समझने और सराहने से हमें तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया की चुनौतियों और अवसरों से निपटने में मदद मिल सकती है। ये समुदाय न केवल अपने सदस्यों के जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि मेजबान और मातृभूमि दोनों देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तानेबाने में भी योगदान देते हैं।
इग्नू के एक छात्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की प्रासंगिकता और हमारे द्वारा रहने वाले जटिल वैश्विक परिदृश्य पर उनके प्रभाव को पहचानना आवश्यक है। 22.4 नई वैश्विक दुनिया में भारतीय प्रवासी पहचान। पिछले 4 दशकों में वैश्विक समुदाय में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भारतीय प्रवासियों का उदय हुआ है। इस यात्रा को चुनौतियों से चिह्नित किया गया है, जैसे कि अपने मेजबान देशों में नस्लीय पूर्वाग्रह का सामना करना, जो कभी-कभी नस्ल संबंधी संघर्षों का कारण बनता है। इन बाधाओं के बावजूद प्रवासी भारतीयों ने प्रगति हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की और आज वे अपने अपने क्षेत्रों में एक मजबूत उपस्थिति रखते हैं। वैश्वीकरण प्रक्रिया का प्रभाव विभिन्न स्थानों पर फैले होने के बावजूद भारतीय प्रवासियों की अपनी पहचान को अनुकूलित करने और बनाए रखने की क्षमता में स्पष्ट है। इस अनुकूलन क्षमता ने उनके उल्लेखनीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त वे अपने मेजबान देशों के सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक परिदृश्य में अधिक दिखाई देने लगे। उन्होंने जो छवि पेश की वह सद्भाव और समानता की थी, जो दुनिया के बहुसंख्यकों के आदर्शों को प्रतिबिंबित करती थी। परिणामस्वरूप करी लगभग ब्रिटिश व्यंजनों का प्रतीक बन गई है और भारतीय आत्मा संगीत ने अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए संगीत उद्योग में काफी लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि पूर्ण सद्भाव की दिशा में भारतीय समुदाय की यात्रा को केवल मुख्यधारा की प्रगति के चश्मे से देखना सीमित है। यह परिप्रेक्ष्य उनके विकास की जटिल प्रकृति को नजरअंदाज करता है, जिसमें असमानताओं और विरोधाभासों के साथ साथ उन विविध ताकतों को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने उनकी प्रवासी पहचान को आकार देने में योगदान दिया है। समस्याएं प्रारंभ में विभिन्न पीढ़ियों के बीच उत्पन्न होती है। मुख्य चिंताएं भारतीय समुदाय के भीतर दूसरी और तीसरी पीढ़ी के इर्दगिर्द घूमती हैं। विशेष रूप से वे यूरोपीय संघ में तेजी से बदलती संस्कृति को कैसे नेविगेट करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, साहित्य और यहाँ तक कि फिल्मों और टेलीविजन शो में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ये चिंताएं महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाती है। ये व्यक्ति स्वयं को भारतीय के रूप में पहचानते हैं क्योंकि वे अनिवासी भारतीयों के रूप में अपनी स्थिति का दावा करना चाहते हैं। मुद्दे की जड़ उनकी दोहरी पहचान में निहित है, क्योंकि वे मातृभूमि के विचार को बरकरार रखना चाहते हैं, जो केवल उनकी यादों में मौजूद है। इन यादों से वंचित नई पीढ़ी को इस अवधारणा से जुड़ना चुनौतीपूर्ण लगता है। अपने पुराने समकक्षों के विपरीत, जिन्होंने अपने मेजबान देशों को अनुकूलित किया और अभी भी भारत की स्मृति को बरकरार रखा है, नई पीढ़ी उस स्थान को अपनी मातृभूमि के रूप में देखती है जहां वे बड़े हुए थे। उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए मातृभूमि की अवधारणा की आवश्यकता नहीं है। पुरानी पीढ़ी अपने मेजबान देशों के साथ तालमेल बिठाने के बाद भी भारत की अपनी यादों से जुड़ी रहती है और कभी-कभी आज के भारत की वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। वे अपने स्वयं के संदर्भ ढांचे के भीतर निर्मित पहचान से मोहित हो जाते हैं। नतीजतन वे फिल्मों में चित्रित असली छवियों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, जो उनकी मातृभूमि की संस्कृति को कायम रखती है। वे अपने बच्चों के साथ जो पुरानी यादें साझा करते हैं, वह वर्तमान पीढ़ी के लिए समकालीन भारत से जुड़ना कठिन बना देती है। जब बात अपनी भारतीय पहचान की आती है, तो नई पीढ़ी को भी एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। वे खुद को पहले तमिल या गुजराती और फिर भारतीय के रूप में देखते हैं, जो भ्रमित करने वाला हो सकता है। उनके लिए इन दो पहचानों के बीच अंतर करना कठिन है। भारतीय आसानी से अलग-अलग पहचानों के बीच स्विच कर लेते हैं, जो हैरान करने वाला हो सकता है। इससे यह सवाल उठता है
कि किस पहचान को अपनाना बेहतर है। ब्रिटिश भारतीयों या फ्रांसीसी भारतीयों एशियाइयों के रूप में भी उनकी अपनी पहचान है और इससे जटिलता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर विभाजन से यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि नई पीढ़ी को कौन से मूल्य दिए जाने चाहिए और क्या नहीं। इससे पूर्वाग्रह पैदा होते हैं जो पुरानी पीढ़ी के बीच बने रहते हैं। पिछले 2 दशकों में वंचित आप्रवासी भारतीयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि उनकी चिंताओं, संघर्षों और मुद्दों पर मीडिया या आम भारतीय जनता द्वारा अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। इनमें से अधिकांश व्यक्ति मुख्य रूप से अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कम भाग्यशाली लोगों के साथ पहचान करते हैं। इससे पहचान की प्रक्रिया और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें बसे हुए आप्रवासी आबादी और मूल आबादी दोनों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। युवा पीढ़ी को भी समस्या है। वे भारत के विचार पर कायम हैं, जैसा कि उनके माता-पिता को याद है, लेकिन वे वास्तव में भारत लौटना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वे वहां के हैं। इसलिए उन्होंने यह दिखाने के लिए अलग-अलग तरीके खोजे हैं कि वे कौन हैं। अतीत में पुरानी पीढ़ी को दुनिया में निष्क्रिय रहने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब युवा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। पश्चिमी देशों में रहने वाले भारतीय समूहों में अब पहले की तुलना में अधिक दृश्यता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कभी-कभी लोगों को वे जो बनाते हैं, वे उसी चीज की परवाह भी करते हैं जिसकी वे परवाह करते हैं। चूंकि आप कौन हैं और आप किस चीज की परवाह करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप समाज में दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। स्थानीय समूहों के शामिल होने की गुंजाइश है। इन स्थानीय समूहों की अब विश्व मंच पर अच्छी प्रतिष्ठा है और वे भारत की तरह ही प्रवासी भारतीयों से अपने संबंध का दावा करना चाहते हैं। यह वह समय है जब प्रवासी भारतीय भारत के बारे में जानना चाहते हैं और भारत भी उनके बारे में सीखना चाहता है। इससे एक ऐसी नीति बनती है जहां लोगों के पास दोहरी नागरिकता हो सकती है। इसलिए पहचान बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से राजनीति पर आधारित हो जाती है, जिसमें विभिन्न समूह राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने के लिए सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। परिणामस्वरूप प्रवासी अधिक सक्रिय और गतिशील हो जाते हैं। भारतीय प्रवासियों के संदर्भ में इस गतिशीलता को युवा लोगों, विशेषकर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के आने से बढ़ावा मिलता है। ये नए सदस्य मौजूदा प्रवासी समुदाय का अभिन्न अंग बन जाते हैं। वे भाषा, क्षेत्र और धर्म के पिछले विभाजनों से मुक्त होकर एक एकीकृत भारतीय पहचान को बढ़ावा देते हैं। यह पहचान फिर प्रवासी समुदाय के भीतर नई पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है, जिन्हें अक्सर यह जटिल और भ्रमित करने वाला लगता है। भारतीय प्रवासियों के बीच की युवा पीढ़ी को जब खुद को ढालने की बात आती है, तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि वे अपनी पैतृक मातृभूमि या जिस देश में वे बड़े हुए हो, वहां पूरी तरह से घर जैसा महसूस न करें। अपनेपन की यह भावना निराशा का कारण बन सकती है, जिससे उन्हें धक्का लग सकता है। अपने परिवेश में घुलने मिलने के लिए विभिन्न तरीके अपनाना। इसके अलावा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय संघ में भारतीय प्रवासी जेनोफोबिया और नस्लीय भेदभाव के मुद्दों का सामना करते हैं। ब्रुसेल्स में यूरोपीय एशियाई अध्ययन संस्थान के निदेशक डॉक्टर विलेम वैन डेर गीस्ट ने नवंबर 2004 में ब्रुसेल्स में आयोजित गोपियो सम्मेलन के दौरान अपने भाषण में इसे स्वीकार किया। इसके अलावा भारतीय प्रवासी समुदाय के भीतर विभिन्न समूह कभी-कभी जिस देश में वे रहते हैं
और उनके गृह देश के बीच संबंधों में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन समूहों में कुछ लोगों की मान्यताएं बहुत संकीर्ण और अतिवादी होती हैं, जो दुनिया में दोनों देशों के लिए शर्मनाक हो सकती हैं। ये मान्यताएं बदल रही हैं कि भारतीय प्रवासी समुदाय अपनी पहचान कैसे बनाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय प्रवासी समुदाय जिस देश में रहते हैं, वहां एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण समूह बन गया है और इसका प्रभाव उनके गृह देश पर भी पड़ता है। इससे जिस देश में वे रहते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था और समाज के साथ उनके संबंध और अधिक जटिल हो रहे हैं। पहचान बनाने की प्रक्रिया हमेशा उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों से जुड़ी होती है। जैसे जैसे ये स्थितियां बदलती हैं, लोगों का अपनी पहचान बनाने का तरीका भी बदलता है। यह परिवर्तन किसी एक बड़ी घटना में एक बार में नहीं होता है, बल्कि यह धीरे धीरे छोटी और कभी-कभी महत्वहीन घटनाओं की श्रृंखला के माध्यम से होता है, जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। 22.5 राष्ट्र, राज्य और सीमा पार पहचान। सीमाओं के पार धन और श्रमिकों की आवाजाही के कारण लोगों द्वारा अपनी पहचान को परिभाषित करने के तरीके में बदलाव आया है। हालांकि इन परिवर्तनों ने राष्ट्र राज्यों की अवधारणा को बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया है। एक राष्ट्र राज्य दो चीजों का एक संयोजन है। एक राज्य जो विशिष्ट क्षेत्र और शासकीय शक्तियों के साथ एक राजनीतिक इकाई है, और एक राष्ट्र जो एक सांस्कृतिक अवधारणा है जिससे लोग पहचान करते हैं। राष्ट्र का विचार आमतौर पर राज्य के गठन से पहले आता है। दुनिया में राष्ट्र अपनी राजनीतिक और आर्थिक ताकत के मामले में भिन्न है, और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उनकी विभिन्न भूमिकाएं हैं। वैश्वीकरण अपने आप में दुनिया को एकजुट करने वाला एक कारक है। यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को प्रभावित करने वाले आर्थिक आंदोलन इस बात को भी प्रभावित करते हैं कि प्रवासी इन ताकतों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह बदले में वैश्विक इतिहास के संदर्भ में अस्तित्व, सांस्कृतिक प्रथाओं और उनकी पहचान के लिए उनकी रणनीतियों को आकार देता है, जो शक्ति और असमानता में अंतर द्वारा चिह्नित है। उम्मीद थी कि वैश्वीकरण से राष्ट्र राज्यों की शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्र राज्यों का निरंतर महत्व इस बात से जुड़ा है कि आप्रवासी समुदाय अपनी पहचान कैसे बनाते हैं और अपनी जातीय पृष्ठभूमि के साथ अपने सामाजिक और राजनीतिक संबंध कैसे बनाते हैं। यह देखा गया है कि विदेशों में प्रवासियों का जीवन उनके ऐतिहासिक अनुभवों, उनके द्वारा सामना की जाने वाली स्थितियों और उनके घर और मेजबान समाज दोनों की मान्यताओं जैसे विभिन्न कारकों से आकार लेता है। आर्थिक समस्याएं प्रवासियों को असुरक्षित बनाती है, इसलिए वे सुरक्षा की तलाश में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए 1991 में पहले खाड़ी युद्ध के दौरान फारस की खाड़ी के देशों में कई भारतीय आप्रवासी श्रमिकों को छोड़ना पड़ा और वे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी जगहों पर चले गए। उन्हें मौजूदा सामाजिक और आर्थिक नेटवर्क के माध्यम से समर्थन मिला, जिसे उनके घरेलू देशों के साथ नियमित संचार द्वारा बनाए रखा गया था। अपने गृह देशों की संस्कृति उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जो पैसा वे अपनी मातृभूमि को वापस भेजते हैं, वह उन्हें कठिन समय के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इन प्रवासियों का दो संस्कृतियों, उनके घर और मेजबान समाज से संबंध होता है, और वे स्थिति के आधार पर उनके बीच स्विच करते हैं। यह बहुपहचान निर्माण जीवित रहने के साधन बनाते समय उनके सामने आने वाली राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का विरोध करने के तरीके के रूप में भी कार्य करता है। उदाहरण के लिए, फिजी में भारतीय आबादी
जो विभिन्न राजनीतिक उथल-पुथल के बाद देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड चली गई। समय के साथ वे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गए हैं। वे अनेक पहचान बनाए रखते हैं, क्योंकि असुरक्षा की भावना के कारण वे नहीं जानते कि संकट के समय कौन उनकी मदद करेगा। प्रवासी समाज में सामाजिक संरचना स्पष्ट है और मेजबान और घरेलू देशों दोनों के हितों और मान्यताओं से प्रभावित है। ये प्रभाव भारतीय प्रवासी समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों और जातियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह राष्ट्र निर्माण में प्रवासियों की भागीदारी से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र राज्यों के चल रहे महत्व को उजागर करता है। साथ में वे एक बहुसांस्कृतिक समाज में योगदान करते हैं, जो विभिन्न सामाजिक समूहों, जातीयताओं और नस्लों की उपस्थिति को पहचानता है। कुशल श्रम के आधुनिक बड़े पैमाने पर प्रवासन से उत्पन्न बहुसांस्कृतिक स्थितियां अक्सर स्वेच्छा से की जाती है, जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाती है, जिन्हें आम तौर पर स्वीकृत विचारों का उपयोग करके समझाना आसान नहीं होता है। यह जटिलता प्राप्त करने वाले देशों में और भी अधिक स्पष्ट है, क्योंकि वे अक्सर शरणार्थियों से निपटने के डर से अभिभूत महसूस करते हैं, भले ही वे दुनिया की कुल शरणार्थी आबादी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही संभालते हों। इस डर ने आप्रवास विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया है। बहुसंस्कृतिवाद को आम तौर पर सरकार और नागरिक समाज की औपचारिक संरचनाओं के भीतर सांस्कृतिक मतभेदों की स्वीकृति के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसे प्रवासन के विभिन्न रूपों के प्रति मेजबान सरकार की संभावित राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में से एक के रूप में बेहतर समझा जाता है। संक्षेप में, यह राष्ट्रवाद की समावेशी प्रकृति को दर्शाता है, जहां प्रवासियों, चाहे वे हाल के निवासी हों या दीर्घकालिक निवासी, को नागरिकता के अधिकार और विशेषाधिकार दिए जाते हैं। जबकि कई पश्चिमी देश बहुसंस्कृतिवाद के विचार का समर्थन करते हैं, उनकी राजनीतिक प्रक्रियाएं अक्सर एक अलग दृष्टिकोण दिखाती हैं, जैसा कि यूरोप के नए संविधान में देखा गया है। इस संविधान का उद्देश्य यह परिभाषित करना है कि यूरोप के पुराने विचार से संबंधित होने का क्या अर्थ है। यह इस बात में असमानताओं को उजागर करता है कि बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा कैसे बनाई जाती है और उसे व्यवहार में कैसे लाया जाता है। 2001 में 9/11 के हमलों के बाद की घटनाओं ने पश्चिमी दुनिया और कुछ राज्यों के बीच विभाजन पर और जोर दिया है, जिन्हें आदिवासी प्रवृत्ति वाले माना जाता है। इस अवधि ने दुनिया को नया आकार दिया है, हम बनाम वे की स्थिति पैदा की है, जिसमें एक तरफ यूरो केंद्रित दुनिया है और दूसरी तरफ तथाकथित बर्बर आदिवासीवाद है। दिलचस्प बात यह है कि इन वर्षों के दौरान भारतीय प्रवासियों ने भारतीय के रूप में अपनी पहचान में वृद्धि देखी है, खासकर प्रवासी भारतीय दिवस जैसे बड़े पैमाने पर समारोहों के माध्यम से। साथ ही यूरोप सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां विविध पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं, यह एक ऐसा स्थान भी है जहां पारंपरिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और यूरोपीय पहचान कायम है। धीरे धीरे यूरोप विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों पर आधारित चीनी, भारतीय, रोमानी, अल्बानियाई और अन्य संस्कृतियों का मिश्रण बनता जा रहा है। इस महानगरीय मिश्रण के बीच लोगों को अपनी जातीयता में पहचान और सुरक्षा की भावना भी मिलती है। इसने जातीय और सांस्कृतिक रूप से केंद्रित स्कूलों, धार्मिक स्वायत्तता और अपने पैतृक मातृभूमि के साथ फिर से जुड़ने, अपने प्रवासी भारतीयों के इतिहास और आख्यानों को फिर से बनाने और पुनर्जीवित करने की मांग को जन्म दिया है। मातृभूमि में यह नवीनीकृत रुचि भारतीय प्रवासियों के मामले में स्पष्ट है, जो विशेष रूप से भूराजनीतिक पैमाने पर अंतरिक्ष, पहचान और शक्ति के परस्पर क्रिया से चिंतित है। परिणामस्वरूप
भारतीय प्रवासियों की दूसरी पीढ़ी के बीच अपनी मातृभूमि, जो कि भारत है, के राजनीतिक विकास में रुचि बढ़ रही है। इसे लोगों द्वारा अपनी पहचान बनाने के तरीके में बदलाव के रूप में भी देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया में एक प्रवासी समुदाय अपनी सांस्कृतिक जड़ों को खोने के प्रभावों को कम करने के लिए काम कर सकता है और इसके बजाय अपनी संस्कृति, अपनी भूमि और वे कौन हैं, इसके बारे में अपनी समझ को मजबूत कर सकता है। इसलिए इस प्रवासी की दूसरी पीढ़ी अपनी पैतृक मातृभूमि से जुड़े रहकर अपनी पहचान बनाती रहती है। पुनर्विचार और कार्रवाई 22.2 वे कौन से तरीके हैं जिनसे भारतीय अपनी पहचान की भावना को व्यक्त करते हैं? वैश्वीकरण प्रक्रिया में राष्ट्र राज्य कैसे शामिल है? शीर्षक चिंतन और कार्रवाई 22.2 भारतीय पहचान की अभिव्यक्ति और वैश्वीकरण में राष्ट्र राज्य की भूमिका। परिचय। वैश्वीकरण के युग में पहचान का प्रश्न पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, विशेषकर भारत जैसे विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में। वैश्वीकरण और पहचान के बीच जटिल अंतर्क्रिया एक ऐसा विषय है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं उन तरीकों का पता लगाऊंगा जिनसे भारतीय अपनी पहचान की भावना को स्पष्ट करते हैं और राष्ट्र राज्य वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे शामिल होता है। भारतीय पहचान की अभिव्यक्ति। सांस्कृतिक विविधता। भारत की पहचान इसकी सांस्कृतिक विविधता में गहराई से निहित है। यह देश भाषाओं, धर्मों, व्यंजनों और परंपराओं की समृद्ध विविधता का दावा करता है। भारतीय त्योहारों, अनुष्ठानों और इस विविधता के उत्सव के माध्यम से अपनी पहचान व्यक्त करते हैं। दिवाली, ईद, होली और क्रिसमस जैसे त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं जो विविधता में एकता के विचार को मजबूत करते हैं। धर्म और अध्यात्म। भारतीय पहचान को आकार देने में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन सहअस्तित्व में हैं, जो राष्ट्र की बहुमुखी पहचान में योगदान करते हैं। विभिन्न धर्मों की आध्यात्मिकता और दार्शनिक आधार भी कई भारतीयों को पहचान की भावना प्रदान करते हैं। भाषा एवं भाषाई पहचान। भारत में भाषा अस्मिता की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। 19,000 से अधिक भाषाओं और बोलियों के साथ भाषा विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए हिंदी एक एकीकृत भाषा के रूप में कार्य करती है, जबकि तमिल, बंगाली और मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाएं स्थानीय पहचान की भावना में योगदान करती है। ऐतिहासिक आख्यान। भारतीय ऐतिहासिक आख्यानों की समृद्ध टेपेस्ट्री के माध्यम से अपनी पहचान व्यक्त करते हैं। सिंधु घाटी, मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य सहित प्राचीन सभ्यताओं ने देश की पहचान पर अपनी छाप छोड़ी है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के लिए संघर्ष और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का भारतीयों के खुद को समझने के तरीके पर स्थायी प्रभाव है। भोजन और व्यंजन। भारतीय व्यंजन देश की विविध पहचान को दर्शाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी पाक परंपराएं होती हैं और भोजन पहचान को व्यक्त करने का एक माध्यम बन जाता है। दक्षिण की मसालेदार करी से लेकर उत्तर की सुगंधित बिरयानी तक भोजन सीमाओं से परे है और भारतीयों को एकजुट करता है। कला और मनोरंजन। बॉलीवुड, शास्त्रीय नृत्य, संगीत और थिएटर सहित भारत की जीवंत कला और मनोरंजन उद्योग पहचान की अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत की कलात्मक विविधता को प्रदर्शित करने वाली इन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। वैश्वीकरण में राष्ट्र राज्य की भूमिका।
आर्थिक वैश्वीकरण। भारत ने आर्थिक वैश्वीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव किया है। जैसे जैसे राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय निगमों में संलग्न होता है, देश की आर्थिक पहचान को आकार देने में इसकी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। मेक इन इंडिया जैसी पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। राष्ट्र राज्य वैश्वीकृत दुनिया में सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से विदेशों में भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देता है। अतुल्य भारत जैसे कार्यक्रम और भारतीय फिल्मों, संगीत और साहित्य का निर्यात दुनिया भर में भारत की सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने में मदद करते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार। डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी और नवाचार का पहचान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्र राज्य तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देता है और नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जो बदले में भारत की वैश्विक पहचान को बढ़ाता है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल देश की तकनीकी शक्ति को बढ़ावा देती है। प्रवासी भारतीयों का प्रभाव। भारतीय प्रवासी विश्व स्तर पर भारत की पहचान को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र राज्य अपने प्रवासी भारतीयों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति में उनके योगदान से लाभान्वित होता है। प्रवासी भारतीयों की सफलता की कहानियां भारत की एक सॉफ्ट पावर परिसंपत्ति के रूप में काम करती हैं। राजनीतिक पहचान। भारत की विदेश नीति के फैसले भी इसकी वैश्विक पहचान में योगदान देते हैं। जलवायु परिवर्तन, शांति मिशन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे मुद्दों पर इसका रुख यह तय करता है कि वैश्विक मंच पर राष्ट्र राज्य को कैसे देखा जाता है। शीत युद्ध के दौरान भारत का गुटनिरपेक्ष रुख और सतत विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता इसकी राजनीतिक पहचान को दर्शाती है। चुनौतियां और तनाव। जहां वैश्वीकरण से कई फायदे हुए हैं, वहीं इसने भारत की पहचान के लिए चुनौतियां भी खड़ी की है। पश्चिमी संस्कृति, उपभोक्तावाद और वैश्विक मीडिया का प्रभाव कभी-कभी पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से टकरा सकता है, जिससे पहचान तनाव पैदा हो सकता है। निष्कर्ष। भारतीय पहचान की अभिव्यक्ति एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जो देश की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और परंपराओं में गहराई से निहित है। राष्ट्र राज्य वैश्वीकरण के भीतर अपनी भूमिका में इस पहचान को दुनिया के सामने आकार देने और पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की वैश्विक पहचान स्थिर नहीं है, बल्कि निरंतर विकसित हो रही है, जो वैश्विक समुदाय के साथ इसके आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों से प्रभावित है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं भारत के संदर्भ में पहचान और वैश्वीकरण के बीच इस अंतर संबंध के महत्व को समझता हूं और भविष्य में इन गतिशीलता की और खोज करने के लिए उत्सुक हूं। 22.6 निष्कर्ष। किसी भी समय पहचान निर्माण में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति शामिल होती है। इसमें स्वाभाविक रूप से हम और वे संदर्भ शामिल है। जिस तरह से कोई खुद को स्वयं प्रस्तुत करता है, वह हमेशा इस बात की प्रतिक्रिया में होता है कि वह दूसरे को कैसे देखता है। जैसे जैसे अन्य के बारे में ये धारणाएं बदलती हैं, वैसे वैसे व्यक्ति अपनी पहचान, स्वयं को प्रोजेक्ट करने का तरीका भी बदलता है। यह घटना वर्तमान में प्रवासी भारतीय समुदाय के भीतर घटित हो रही है। जब हम पहचान निर्माण की प्रक्रियाओं को अंतिम निश्चित उत्पाद के रूप में मानने का प्रयास करते हैं, तो इसकी मात्रा निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहचान लगातार विकसित हो रही है और व्यक्ति एक साथ कई पहचान पेश कर सकते हैं। इसके अलावा पहचान का कोई एक समान मॉडल नहीं है,
जो किसी समूह के सभी सदस्यों को समान रूप से पूरा कर सके। इसके बजाय हमें पहचान के विभिन्न और बदलते स्तरों के साथ साथ परस्पर विरोधी और प्रतिस्पर्धी पहचान ढांचे की उपस्थिति को स्वीकार करने और समझने के लिए तैयार रहना चाहिए।